हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट किया करें, लाइक करके, कमेंट करके। एंड आप सब ने मेरी बात सुनी। मेरी लास्ट वीडियो को आपने लाइक किया, कमेंट्स करे उस पे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस को ही सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के वीडियो को भी प्लीज़ आप वैसे ही सपोर्ट करना जैसे आपने लास्ट वीडियो को सपोर्ट करा था। और चलो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने एक एलएलएम बनाया था स्क्रैच से, ठीक है? आज हम उसी कोड को यूज़ करेंगे। उस कोड को, बेस कोड वही होगा, उसमें हम मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है? उसको इम्प्रूव करेंगे उस एलएलएम को, जो हमने लास्ट वीडियो में एलएलएम स्क्रैच से बनाया था। हम उसी कोड को इम्प्रूव करेंगे। मेजरली जो आज का हमारा फोकस होगा ना, वो होगा टोकनाइजेशन लाइब्रेरीज के ऊपर, ठीक है? हम देखेंगे कि अगर हमें टोकनाइजर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि बीपीई या फिर सेंटेंस पीस, वो कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्री ट्रेन टोकनाइजर्स कैसे यूज़ करते हैं, और अगर हमें खुद का टोकनाइजर ट्रेन करना है तो वो कैसे होता है। तो ये सारा काम करेंगे आज हम मेजरली। एंड जो हमारा डेटा सेट होगा ना, वो सेम होगा जो डेटा सेट हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था। ये वाली 10 लाइन्स सेम डेटा सेट पे काम करेंगे। एंड इवन हमारा जो एलएलएम का कोड था ना, वो भी सेम रहेगा, ठीक है? हमने टाइनी जीपीटी क्लास बनाई थी। ओके, लेट मी ओपन दिस कोड। ये देखो, ये कोड था जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, ठीक है? इसमें ये वाली 10 लाइन्स हमारी डेटा सेट थी, तो सेम ही डेटा सेट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद गाइज़, ये वाली जो टाइनी जीपीटी क्लास थी, रिमेंबर? ये मैंने आपको हर लाइन एक-एक करके समझाई थी इसकी। ये हमारा एलएलएम था जो हमने स्क्रैच से बनाया था, और ये जो सारा कोड है, ये कौन-सी क्लास में लिखा था हमने? टाइनी जीपीटी क्लास में। तो ये वाला कोड भी सेम रहेगा। गेट बैच फंक्शन भी सेम रहेगा। जो फ़र्क होगा ना, सिर्फ़ जो कोड चेंज होगा, वो कोड होगा ये वाला चेंज, ये वाला पार्ट चेंज होगा। तो गाइज़, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था? मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलएलएम जब हम ट्रेन करते हैं ना, तो वो ये इस तरह का रॉ डेटा नहीं अंडरस्टैंड करता एलएलएम। एलएलएम को ये डेटा देने के लिए हम उसके ऊपर थोड़े से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, और उसमें सबसे पहला टास्क क्या होता है कि ये जो सेंटेंसेस है, ये जो टेक्स्ट है, इसको हम टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। जो काम हमने किया था, इसको यूज़ करके टोकन्स में कन्वर्ट किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एलएलएम टोकन्स को भी अंडरस्टैंड नहीं करता। टोकन्स क्या होते हैं? वर्ड्स हो सकते हैं, सब वर्ड्स हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं। एलएलएम उसको भी अंडरस्टैंड नहीं करता। तो हमें क्या करना होता है? वो वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है, यूनिक आईडीज़ में। वो वाला काम हमने इस वाले पाइथन कोड से किया था। फिर हमने एक 1D टेंसर बनाया था, क्योंकि जो एलएलएम डेटा लेता है ना, वो टेंसर के फॉर्म में लेता है। तो ये सारा काम हमने किया था पाइथन के थ्रू। आज हम ये सारा काम करेंगे टोकनाइज़र के थ्रू। हम क्या करते हैं ना, इस सारे कोड को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये जो सारा काम है, आज हम किसके थ्रू करने वाले हैं? टोकनाइज़र के थ्रू करेंगे। हम वन बाय वन सारे टोकनाइज़र्स देखेंगे। तो ये भी कोड हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको भी कमेंट कर दीजिए। एंड हम क्या करते हैं ना, ये जो डेटा सेट है, आप इसको भी कमेंट कर दो, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, एक सेपरेट टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर ये 10 के से 10 सेंटेंसेस को लिख देते हैं। तो आप इसको भी कमेंट कर दो। तो हमने सिर्फ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा, ये वाली 3 चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं, जिससे टॉर्च का वर्ज़न, कूडा वर्ज़न एंड कौन-सा जीपीयू यूज़ हो रहा है, वो रहेगा हमारे पास। उसके बाद मैंने सारा कोड कमेंट कर दिया। इसकी जगह पे हम अब टोकनाइज़र यूज़ करते हैं। ओके गाइस, टोकनाइज़र यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं ना, कॉर्पस डॉट टीएक्सटी फाइल बनाते हैं और उसके अंदर डेटा सेट रख देते हैं। आज का कोड हम कर रहे हैं इस फ़ोल्डर के अंदर। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? इस फ़ोल्डर में काम किया था। उसके बाद हम आज का काम करेंगे इस फ़ोल्डर में। ये फ़ोल्डर अभी ब्लैंक है। इस फ़ोल्डर में मैंने ये पेस्ट कर दिया, कॉर्पस डॉट टीएक्सटी, ठीक है? इसको ओपन करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये देखो, ये जो 10 लाइन्स थी हमारे डेटा सेट की, वो लाइन्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं दोबारा, और यहाँ से वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं जिस फ़ोल्डर में हमने काम करना है। तो मैंने क्या बोला है, कौन से फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं? इस फ़ोल्डर में काम करना है, तो इस फ़ोल्डर में एंटर हो जाते हैं। फाइल, ओपन फ़ोल्डर, इस फ़ोल्डर में काम करना है, सेलेक्ट फ़ोल्डर। अब हम उस फ़ोल्डर में आ गए हैं, एंड हम क्या करते हैं ना, एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं।
तो मैंने एलएलएम ट्यूटोरियल्स फ़ोल्डर के अंदर ना एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है myvenv। उसको एक्टिवेट कर रही हूँ, इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको ऐसे दिखेगा। गाइज़ हम ना एनवायरनमेंट क्यों एक्टिवेट करते हैं? हम सेपरेट एनवायरनमेंट में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑलवेज़ बेस्ट प्रैक्टिस होती है। सेपरेट एनवायरनमेंट का सिर्फ़ इतना मतलब होता है कि हमने ना सेपरेट से पाइथन इंस्टॉल कर ली है और जो हम काम करेंगे अभी, उसके जितने भी पैकेजेज़ होंगे वो सारे हम इस वाली न्यू वाली पाइथन के ऊपर करेंगे और हमारे पीसी के अंदर अगर कोई और पाइथन का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है? वो इससे इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? तो इसलिए हम सेपरेट एनवायरनमेंट में काम कर लेते हैं क्योंकि कभी क्या होता है ना, जब हम कोई नया कोड ट्राई करते हैं, कई बारी हम कुछ उसमें ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, गलती से हम कोई ऐसा काम कर देते हैं कि हमारा जो है जो एनवायरनमेंट है, पाइथन है, वो क्रैश हो जाए। तो अगर आपके और भी पाइथन के कोड हैं, जो सेम पाइथन पे चल रहे होंगे, तो आपका वो सारा कुछ ही खराब हो जाएगा। इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है सेपरेट एनवायरनमेंट में काम करना। तो इसलिए मैंने सेपरेट एनवायरनमेंट बनाया। अब हम उस फ़ोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पे हमें काम करना है। तो इस वाले फ़ोल्डर में हमें काम करना है। हम यहाँ पे आ गए एंड इस फ़ोल्डर में मेरे को अब एक फ़ाइल बनानी है। यहाँ पे वो फ़ाइल बना लेते हैं। इस फ़ाइल को नाम दे देते हैं tinygpt_tokenizer मेरे को इस फाइल में अब काम करना है। यहाँ पे हम आज का कोड लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना मैं सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ जो लास्ट क्लास में हमने करा था। ये कोड था, देखो टाइनीजीपीटी क्लास, गेट बैच फंक्शन, ये सारा कोड वही है। मैंने सारा कोड यहाँ लिख दिया। अब हमें जो कोड आज नहीं चाहिए, हमने डेटा सेट सेपरेट बना लिया तो ये नहीं चाहिए, इसको कमेंट कर देती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बोला ही है कि ये स्टेप्स हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी जगह पे हम आज टोकनाइज़र के थ्रू ये सारा काम करेंगे, तो इसको कमेंट कर दिया। अब हम टोकनाइज़र यूज़ करेंगे, वो देखते हैं कैसे होगा। तो गाइज़ अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टोकनाइज़र के 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि वो टेक्स्ट को टोकन्स में डिवाइड करता है। दूसरा काम क्या होता है कि वो सारे टोकन्स को आईडी असाइन करता है। तो लास्ट वीडियो में ये सारा काम हमने किया था इस वाले कोड के थ्रू, राइट? बट रियल एलएलएम्स में ये जो काम होता है टोकनाइजर करते हैं। तो आज हम ये सारा काम करेंगे टोकनाइजर के थ्रू। तो ये जो आज का लेक्चर है गाइज, ये पिछले वाले लेक्चर पे बेस्ड है, तो मैं ट्राई करूंगी सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लास्ट वीडियो को चेक करना। उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उस वीडियो में ना मैंने ये सारा कोड लाइन बाय लाइन सब सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज का कोड रन करने के लिए हमें पाइटॉर्च चाहिए होगा। तो पाइटॉर्च आप ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हो। ब्राउज़र ओपन करो, लिखो इंस्टॉल पाइटॉर्च, तो ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इसको ओपन कर लो। यहाँ पर इंस्टॉल पाइटॉर्च सेक्शन के अंदर आपको कमांड्स मिल जाएंगे इसको इंस्टॉल करने की। लेटेस्ट वर्जन पाइटॉर्च का जो स्टेबल वर्जन है वो है 2.9.1। फिर आप चूज़ करेंगे आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो सेलेक्ट कर दिया। पिप सेलेक्ट करो, फिर पाइथन पे काम कर रहे हो तो पाइथन सेलेक्ट करो। और अगर आप जो पीसी यूज़ कर रहे हो उसमें जीपीयू है तो आप कूडा वर्जन यहाँ से पिक करोगे। ये कूडा वर्जन आप कैसे पिक करते हो? आप अपना पीसी चेक करते हो, उसमें देखते हो कि आपके पास कौन-सा कूडा वर्जन इंस्टॉल्ड है। जो कूडा वर्जन आपके पीसी में इंस्टॉल होता है ना, वो कूडा वर्जन आप यहाँ से पिक करोगे। जैसे मैंने 13 सेलेक्ट किया तो आपको ये कमांड मिलेगी कूडा वर्जन 13 के अकॉर्डिंगली। आप ये कमांड को कॉपी करोगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, पेस्ट करोगे, एंटर करोगे और पाइटॉर्च इंस्टॉल हो जाएगा। सेम अगर कूडा वर्जन 12.8 है तो इसको सेलेक्ट करो तो कमांड उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी। एंड सपोज अगर आप जो मशीन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जीपीयू नहीं है, सीपीयू है, तो सीपीयू को सेलेक्ट करो, आपको कमांड उसके हिसाब से मिलेगी। इसको कॉपी करो, जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पे, वहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, पाइटॉर्च इंस्टॉल हो जाएगा। एंड अगर आप गूगल कोलैब नोटबुक पे काम कर रहे हो तो पहले तो आप गूगल कोलैब नोटबुक को ओपन करो, वहाँ पे नोटबुक सेटिंग्स में जाके जीपीयू को सेलेक्ट करो, फिर आप पाइटॉर्च की ये जो कमांड है यहाँ से पिक करो और वहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दो तो पाइटॉर्च वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड गाइस कोड सारा सेम रहेगा, चाहे आप लोकल मशीन पे काम कर रहे हो, चाहे आप गूगल का कोलैब नोटबुक पे काम कर रहे हो। तो आप ये जब ये पाइटॉर्च इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कोड जो हम करने वाले हैं। तो ये फाइल मैंने आपको बताई दी है कि हमने पुराने वाले कोड को यहाँ पेस्ट किया है एंड फिर वो सारे कोड को कमेंट कर दिया जिसको आज हम रिप्लेस करने वाले हैं टोकनाइजर के साथ।
तो गाइज़ अब हम टोकनाइज़र यूज़ करना चाहते हैं, तो टोकनाइज़र क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है, उसको इंस्टॉल ही करना पड़ता है। तो बहुत तरह की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, हर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट कमांड होती है, तो हम थोड़ा-सा उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम जो टोकनाइज़र हमें इंस्टॉल करना होगा, उसको इंस्टॉल करेंगे पिप को यूज़ करके, ठीक है? तो पहली ऑप्शन तो ये होती है कि सपोज़ करो आपको सेंटेंस पीस टोकनाइज़र यूज़ करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप रन करोगे पिप इंस्टॉल सेंटेंस पीस एंड ये वाला जो टोकनाइज़र है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको यूज़ करना है बीपीई टोकनाइज़र, तो आप रन करोगे पिप इंस्टॉल टोकनाइज़र, तो ये वाला जो टोकनाइज़र है इंस्टॉल हो जाएगा, इसका जो ट्रेनर होता है, एन्कोडिंग डिकोडिंग फंक्शंस होते हैं, सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। एंड अगर आप यूज़ करना चाहते हो प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग मॉडल, जैसे कि वर्ड टू वेक हो गया या फिर फास्ट टेक्स्ट हो गया, तो उसको यूज़ करने के लिए आप रन करोगे पिप इंस्टॉल GENSIM जेनसिम, ओके। एंड अगर आप यूज़ करना चाहते हो हगिंग फेस का एम्बेडिंग मॉडल, तो आप रन करोगे पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये जो है ना, ये डिफरेंट वेज हैं टोकनाइजर्स को यूज़ करने के लिए, और आज हम इन्हीं सभी वेज के ऊपर बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टोकनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्री ट्रेन टोकनाइजर यूज़ कर सकते हैं, कैसे खुद का टोकनाइजर बना सकते हैं, ये सारा काम करने वाले हैं आज हम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेंटेंस पीस टोकनाइजर से, मतलब आज हम सेंटेंस पीस टोकनाइजर यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? पिप इंस्टॉल सेंटेंस पीस। तो आप ये स्क्रीनशॉट देखो, मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सेम इसी तरह से आप भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके लिखोगे पिप इंस्टॉल सेंटेंस पीस और वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप चाहे वो कमांड यहाँ लिख दो, देखो यहाँ पे लिख दो पिप इंस्टॉल सेंटेंस पीस, ठीक है? फिर एंटर कर दो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके केस में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। तो अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। गाइस अब ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप एलएलएम्स बनाते हो स्क्रैच से, तो टोकनाइज़र की जो चॉइस होती है ना, ये बहुत मैटर करती है। आपके पास ना 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं, या तो आप खुद का टोकनाइज़र बना लो, या फिर खुद का टोकनाइज़र से क्या मतलब है कि आप एक टोकनाइज़र, जैसे कि सेंटेंस पीस है टोकनाइज़र, उसको खुद के डेटा सेट पे ट्रेन करो, उसको अपने डेटा सेट पे सिखाओ कि टोकन्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? ये होगी फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होती है प्री ट्रेन टोकनाइज़र यूज़ करना। प्री ट्रेन का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज़ करो GPT-2, llama, BERT, T5 या फिर कोई और प्री ट्रेन टोकनाइज़र्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। प्री ट्रेन टोकनाइज़र का मतलब होता है वो वाला टोकनाइज़र जो ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड जो ऑलरेडी ट्रेन किया जा चुका है, जब GPT-2, बर्ड या लामा को ट्रेन किया गया था उस टाइम पे। तो गाइज़ अगर आप प्री ट्रेन टोकनाइज़र को यूज़ करते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी प्री ट्रेन्ड टोकनाइज़र्स होते हैं ना, वो सब डिफरेंट तरह से टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं टोकन्स में, ठीक है? इसका क्या मतलब है? सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। तो सपोज़ करो आप एक टोकनाइज़र यूज़ कर रहे हो, जो GPT-2 के टाइम पे ट्रेन किया गया था। तो अब ऐसा हो सकता है कि GPT-2 जो है वो अनबिलीवेबल वर्ड को 3 टोकन्स में डिवाइड करे, जैसे कि अन एक वर्ड टोकन हो गया, बिलीव एक टोकन हो गया एंड एबल थर्ड टोकन हो गया। अब सेम वर्ड अनबिलीवेबल बर्ट मॉडल लेट्स से इसको 2 टोकन्स में डिवाइड कर रहा है। अन एक टोकन हो गया, बिलीवेबल एक टोकन हो गया। तो ये बोलना चाहती हूँ, जो प्री ट्रेन टोकन होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हर प्री ट्रेन्ड जो टोकनाइज़र्स होते हैं वो सेम तरह से टेक्स्ट को डिवाइड करेंगे टोकन्स में। उनका अपना वे होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है अपना खुद का टोकनाइज़र ट्रेन करना। अब पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हमें खुद का टोकनाइज़र क्यों ट्रेन करना है, जब इतने सारे प्री ट्रेन टोकनाइज़र्स ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या है वो देखो। अब जो आपका डेटा सेट होगा, राइट, वो डिफरेंट होगा जीपीटी के डेटा सेट से, बर्ट के डेटा सेट से या लामा के डेटा सेट से, या फिर किसी भी एलएलएम की बात कर लो,
उस एलएलएम का जो डेटा सेट होगा, आपका डेटा सेट डिफरेंट होगा जो आपने प्रिपेयर किया होगा अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए, जिसको आप क्रिएट करना चाहते हो स्क्रैच से। तो फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आप एक डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम बनाना चाहते हो, जो कि सपोज करो एलएलएम जो कि मेडिकल क्वेरीज के आंसर कर सके अच्छे से, या फिर एलएलएम जो लीगल क्वेरीज के आंसर कर सके अच्छे से, या फिर हम एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं कि आप एक एलएलएम बनाना चाहते हो जो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स रिस्पॉन्सेज कर सके। ठीक है, तो अब इस तरह का एलएलएम बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपके डेटा सेट में आप इंडियन सिटी नेम्स रखोगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स सेंटेंसेस होंगे, इंडियन फेस्टिवल्स होंगे, लोकल स्लैंग्स होंगे, लोकल फूड्स के नाम होंगे, राइट। अब इस तरह के डेटा सेट के ऊपर अगर आप प्री ट्रेन टोकनाइजर चलाओगे तो क्या होगा, वो अच्छी चॉइस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो प्री ट्रेन टोकनाइजर है वो अ, अच्छे रिस्पॉन्सेज इस पे नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सपोज करो आपके पास एक सेंटेंस आया, आई लव समोसास। अब जो प्री ट्रेन्ड टोकनाइजर है, इंग्लिश टोकनाइजर, वो इस समोसा वर्ड को क्या पता अच्छे से ब्रेक ना कर पाए, वो इसको ऐसे ब्रेक कर दे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 3 टोकन्स में डिवाइड कर दे। सा एक टोकन, एमओएस एक सेकंड टोकन एंड एक थर्ड टोकन। उसने समोसा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसने ये बड़ा बैड स्प्लिट किया। बैड स्प्लिट मतलब दिस इज़ नॉट ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टू मेनी टोकन्स आर गेटिंग क्रिएटेड, है ना? और वो उन टोकन्स का कोई मतलब भी नहीं बन रहा है, राइट? तो समोसा वर्ड जो है हमें पता है, नॉर्मल इंडियन यूज़र को पता है कि समोसा तो एक ही वर्ड है ना? बट वो जो इंग्लिश टोकनाइज़र हमने यूज़ किया उसने इस वर्ड को 3 टोकन्स में डिवाइड कर दिया। अब उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है और बहुत सारे एक्स्ट्रा फालतू के अननोन टोकन्स बन गए जिनकी कोई सेंस ही नहीं है, राइट? तो प्री ट्रेन्ड टोकनाइज़र यहाँ पे परफेक्ट चॉइस नहीं है, आपके मॉडल की परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छी बन आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप खुद का टोकनाइज़र ट्रेन करते हो हिंदी इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर, इंडियन सिटीज़ के नाम के ऊपर, या फिर वैसे लोकल स्लैंग्स, लोकल फूड के ऊपर, तो वो ज़्यादा अच्छे से ऑप्शन आउटपुट दे पाएगा। वो समोसा वर्ड को समोसा की तरह ही एक ही टोकन बना के देगा हमें, है ना? तो आपको परफेक्ट टोकन मिलेंगे। अब मैं बताना क्या चाह रही हूँ बेसिकली यहाँ पे, कि आपके लिए ऑप्शन 1 तब बेटर है। ऑप्शन 1 क्या है? खुद का टोकनाइज़र ट्रेन करना। जब आपको पता है कि जो डेटा सेट आप एलएलएम को देने वाले हो वो यूनिक डेटा सेट है और जो प्री ट्रेन टोकनाइज़र्स हैं उस तरह के डेटा सेट पे ट्रेन नहीं हो रखे हैं और वो अच्छे से टोकन्स नहीं बना पाएँगे, तो आप खुद का टोकनाइज़र ट्रेन करें। और अगर आपको पता है कि आप कोई एलएलएम बना रहे हो स्क्रैच से और वो एलएलएम में जनरल इंग्लिश ही यूज़ होने वाली है, तो आप प्री ट्रेन टोकनाइज़र यूज़ करें, क्योंकि प्री ट्रेन टोकनाइज़र जनरल इंग्लिश पे ही ट्रेन हो रखे हैं, तो वो आपको अच्छे टोकन्स देंगे, ठीक है? अननेसेसरी टोकन्स नहीं जनरेट करेंगे। इस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सा टोकनाइज़र यूज़ करना है, खुद का टोकनाइज़र बनाना है या प्री ट्रेन टोकनाइज़र यूज़ करना है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि खुद का टोकनाइज़र कैसे बनाना है। डेटा सेट हम छोटा ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेन गोल क्या है? कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है? अगर डेटा सेट बड़ा ले लेंगे, प्रोसेसिंग को टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा आउटपुट आने के लिए, तो हम डेटा सेट छोटा ही लेंगे, वही 10 लाइन्स लेंगे। पर मैं आपको ये बताऊँगी अभी कि अगर खुद का टोकनाइज़र बनाना है तो वो कैसे बनेगा, जिसके लिए हमने सेंटेंस पीस टोकनाइज़र को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे इस मॉड्यूल को अपने कोड में, फिर उसको ट्रेन करेंगे अपने डेटा सेट के ऊपर ताकि वो टोकन्स जनरेट कर सके, राइट? फिर हम वो टोकन्स देंगे अपने एलएलएम को ट्रेनिंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस टास्क। तो यहाँ पर इस कोड के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इंपोर्ट कर रही हूँ सबसे पहले सेंटेंस पीस टोकनाइज़र को। इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे ये जो corpus.txt फाइल है इसको लोड करना है। क्यों लोड करना है? क्योंकि हम इसी डेटा सेट के ऊपर सेंटेंस पीस टोकनाइज़र को सिखाना चाहते हैं कि टोकन्स कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है? तो वो काम करना है। तो इस फाइल को हमें अब corpus.txt फाइल को लोड करना है। उसके लिए आप ये लाइन लिख दो, हम corpus.txt फाइल को ओपन कर रहे हैं,
फिर टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हम वो सारी फाइल को रीड कर रहे हैं। अब हमारे पास डेटा आ गया, जिस डेटा सेट के ऊपर हमने ट्रेन करना है सेंटेंस पीस टोकनाइज़र को। तो अब हम ये लिखते हैं एसपीएम क्या है? हमने सेंटेंस पीस को इंपोर्ट किया है एज़ एसपीएम डॉट, ये ट्रेन का मतलब हम इसको ट्रेन करना चाहते हैं टोकनाइज़र को। कौन से डेटा सेट पे ट्रेन करना चाहते हैं? कॉर्पस डॉट टीएक्सटी में पड़ा हुआ है। मॉडल प्रीफिक्स का क्या मतलब है? ये ना जब हम ये वाले कोड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे ना, इसके बाद क्या होगा, हमें 2 फाइल्स मिलेंगी। एक फाइल का नाम होगा टोकनाइज़र डॉट मॉडल, जो कि हमारा टोकनाइज़र होगा जो हमने ट्रेन किया है अपने डेटा सेट के ऊपर, ठीक है? और दूसरी जो हमें फाइल मिलेगी वो मिलेगी टोकनाइज़र डॉट वोकैब, उसमें क्या होगा, सारे टोकन्स पड़े होंगे, ठीक है? 2 फाइल्स मिलेंगी इसके बाद। अभी आप देखो इस फ़ोल्डर में, ये इस फ़ोल्डर में हम काम कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ़ यहाँ पे क्या पड़ा है, डेटा सेट पड़ा हुआ है एंड ये जो फ़ाइल मैं आपको दिखा रही हूँ ये पड़ी हुई है। जब हम इस कोड को एग्ज़ीक्यूट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर 2 फाइल्स और आ जाएँगी। एक फ़ाइल का नाम होगा टोकनाइज़र डॉट मॉडल, जो कि हमारा ट्रेन्ड टोकनाइज़र मॉडल होगा। दूसरी फ़ाइल का नाम होगा वोकैब डॉट टोकनाइज़र डॉट वोकैब। वो क्या होगी? वोकैब्युलरी होगी हमारे डेटा सेट के ऊपर, टोकन्स होंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये वोकैब साइज़ का क्या मतलब है कि वोकैब्युलरी जो हम चाहते हैं, ये जो सेंटेंस पीस टोकनाइज़र है, हम इसको बता रहे हैं कि हमें ना वोकैब्युलरी साइज़ 40 चाहिए, मतलब 40 यूनिक वर्ड्स चाहिए। मैंने यहाँ पे इतना छोटा नंबर क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है ना, वो बहुत छोटा है, 10 लाइन्स हैं और अगर मैं यहाँ पर 200 या कुछ ऐसा बड़ा वोकैब्युलरी नंबर लिख देती, तो हमें एरर आता, क्योंकि जो सेंटेंस पीस टोकनाइज़र है, वो उतने यूनिक वर्ड्स इस वाले टेक्स्ट में से ढूँढ ही नहीं पाता, इतने वर्ड्स हैं ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने वोकैब्युलरी साइज़ लिखा 40, इसका मतलब मैं टोकनाइज़र को बता रही हूँ कि आपको 40 टोकन्स को जनरेट करना है, वोकैब्युलरी डिफरेंट 40 वर्ड्स चाहिए मुझे एंड मॉडल टाइप इज़ बीपीई। तो इतना कोड लिखने से आप एक टोकनाइज़र को ट्रेन कर सकते हो अपने डेटा सेट के ऊपर, ताकि वो आपके डेटा के अकॉर्डिंगली टोकन्स बना सके। अब आप नेक्स्ट लाइन ये लिख रहे हो, इस लाइन से क्या होगा? इस लाइन का मतलब है कि मेरे को अब सेंटेंस पीस टोकनाइज़र को यूज़ करना है, तो मैं उस मॉडल को लोड करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था ना, इस कोड को रन करने के बाद 2 फाइल्स आपको मिलेंगी। एक तो होगा टोकनाइज़र डॉट मॉडल, एक होगा टोकनाइज़र डॉट वोकैब। टोकनाइज़र डॉट मॉडल आपका टोकनाइज़र होगा जो आपके डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हो रखा है टोकन्स को जनरेट करने के लिए। तो वो वाले जो जो हमने यहाँ पर ट्रेन किया टोकनाइज़र, हम उसको लोड कर रहे हैं। अब हम इस टोकनाइज़र मॉडल को यूज़ करके अपने डेटा सेट को टोकन्स में डिवाइड करना चाहते हैं और उनको यूनिक आईडीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि टोकनाइज़र का यही काम होता है। तो वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, मैंने आईडीज़ एक वेरिएबल लिया, डॉट एनकोड, एसपी क्या है आपने देखा है यहाँ पे, टोकनाइज़र को जिसमें लोड किया है। एसपी डॉट एनकोड, एनकोड एक फंक्शन है सेंटेंस पीस टोकनाइज़र का, जिसका काम है कि जितना भी टेक्स्ट है, टोकन्स हैं, उनको एनकोड करके एक यूनिक नंबर असाइन हो जाए। जैसे कि ऐसे, जैसे कि मान लो हेलो वर्ड को 6 नंबर असाइन हो गया, या फिर फ्रेंड्स को 89 नंबर असाइन हो गया, या फिर दिल्ली को 45 नंबर असाइन हो गया। इस तरह से ये जो टोकनाइज़र है, सेंटेंस पीस टोकनाइज़र, एनकोड फंक्शन को यूज़ करके जितना भी टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट वेरिएबल में पड़ा है, टेक्स्ट वेरिएबल में क्या पड़ा है? कॉर्पस डॉट टीएक्सटी फाइल। तो उसको एक-एक टोकन प्रोवाइड कर देगा, सॉरी, उसको एक-एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर देगा। बट ये वाला जो डेटा है ना, ये हम एलएलएम को नहीं दे सकते, क्योंकि ये ना एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट आएगी। अगर आपको एलएलएम को इनपुट देनी है ना, तो आपको जो डेटा है वो टेंसर के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो अभी मैं कोड लिखूँगी जिससे कि जो भी हमें यहाँ पर आईडीज़ मिली, सभी वोकैब्युलरी के लिए, जितने भी वर्ड्स हैं, टोकन्स हैं वोकैब्युलरी के, उनको हम क्या करेंगे, एक 1D टेंसर में रखेंगे। तो वो कोड लिखते हैं। तो उसके लिए हमने लिख दिया ये वाला कोड। मैंने डेटा वेरिएबल लिया, टॉर्च डॉट टेंसर से टेंसर बन जाएगा। किसे बनाना है टेंसर? जो आईडीज़ के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसको बनाना है। तो अभी ये टेंसर बन गया। अब अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहते हो कि किस तरह का डेटा है यहाँ पे, तो आप लिखो प्रिंट, फिर आप लिखोगे डेटा, इसको सेव करो। सेव करने के बाद अब आप इसको रन कर सकते हो।
तो देखो ये आउटपुट आपको मिल रहे हैं ना नंबर्स 1D टेंसर में, ठीक है? अब क्या है नीचे जो एरर आ रहा है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। आपको मैं जो बताना चाह रही हूँ आप उसको अंडरस्टैंड करो कि हमें डेटा इस तरह से मिल गया 1D टेंसर के फॉर्म में, ठीक है? हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ देखो। हमें जो डेटा मिल गया देखो टेंसर बना हुआ है, टेंसर के अंदर है ये सारा डेटा, ओके? उसके बाद जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि वोकैब साइज इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर यहाँ पर वोकैब साइज नाम का एक वेरिएबल ले लो, उसमें ये लिख दो। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन से क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि कितने हमारा जो वोकैब्युलरी साइज कितना है। तो हमने वोकैब्युलरी साइज कितना डिफाइन किया था जब हम सेंटेंस पीस टोकनाइज़र को ट्रेनिंग दे रहे थे? 40। तो इस लाइन की आउटपुट भी 40 आनी चाहिए क्योंकि हमने जब टोकनाइज़र को ट्रेन किया था तो हमने बताया था कि हमें 40 यूनिक वर्ड्स चाहिए हमारे वोकैब्युलरी के अंदर, ओके? तो ये वाली लाइन की आउटपुट उतनी आएगी। अगर आप चाहते हो तो आप इसको ना कॉपी करके इसको प्रिंट करके देख लो। सेव करो, अपने कोड को दोबारा से हम रन करते हैं। तो देखो आपको मिल रही है ना आउटपुट 40 एंड उसके बाद ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। तो आपने एक चीज़ नोट करी, सिर्फ हमने इतना कोड ऐड किया। हमने पहले सेंटेंस पीस ओके, मेरे को एक और चीज़ दिखाने दीजिए। आप ये देखो, मैंने बोला था ना 2 न्यू फाइल्स बनेंगी, तो वो 2 न्यू फाइल्स बन गई। ये हमारा फ़ोल्डर था। जब हमने कोड को एग्ज़ीक्यूट किया तो टोकनाइज़र डॉट मॉडल एंड टोकनाइज़र डॉट वोकैब फाइल बन गई। ये हमारा टोकनाइज़र है जो ट्रेन किया है हमने खुद के डेटा सेट के ऊपर एंड इस वाली फाइल के अंदर वोकैब्युलरी पड़ी हुई है जो इस टोकनाइज़र ने बनाई है, ठीक है? तो अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, बट ट्रेनिंग के बाद फिर कुछ एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें अपने कोड में कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना आउटपुट को देखने के लिए, तो वो अभी मैं बताऊँगी आपको कैसे करने हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो, हमने पुराने वाले कोड को रिप्लेस करके आज हमने ये वाला पार्ट लिख दिया। ये क्या है? खुद का टोकनाइज़र बनाना, उसको लोड करना, फिर हमने जो मैंने सारा टास्क आपको बताया। तो अब नेक्स्ट टास्क देखते हैं। इसके बाद देखो गाइस, ये वाले पैरामीटर्स सारे सेम हैं जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो मैं आज नहीं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखो क्योंकि आपको ये सारा कोड ना अच्छे से समझ आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने एक-एक लाइन को बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है? अभी के लिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये ब्लॉक साइज़ होता है कॉन्टेक्स्ट लेंथ एलएलएम की। कॉन्टेक्स्ट लेंथ का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि जब भी एलएलएम एक नेक्स्ट वर्ड जनरेट करेगा, तो वो उसके पहले वाले कितने टोकन्स देखेगा। हमारे केस में डेटा सेट छोटा है तो हमारी कॉन्टेक्स्ट लेंथ है 6, मतलब जब भी एलएलएम नेक्स्ट वर्ड जनरेट करेगा तो वो पिछले 6 टोकन्स देख सकता है, उन 6 टोकन्स के बेसिस पे वो नेक्स्ट वाला टोकन जनरेट करेगा। उसके बाद है एम्बेडिंग डायमेंशन 32। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हर यूनिक टोकन के लिए हमारे पास 1D वेक्टर बनेगा, उसके अंदर 32 वैल्यूज़ होंगी। मतलब हमें एक एम्बेडिंग वेक्टर बनाना है जिसके अंदर 32 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी। शुरू में ये वैल्यूज़ रैंडम होंगी, उसके बाद इपॉक बाय इपॉक जैसे-जैसे आपका मॉडल सीखता जाएगा काम, ये वैल्यूज़ की सेंस बनेगी एंड जो वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं, है ना? जिनके बीच में कोई रिलेशन है, जैसे स्वीट्स एंड टेस्टी, देयर इज़ सम रिलेशन बिटवीन दीज़ 2 वर्ड्स। तो उन वेक्टर्स के जो वैल्यूज़ होंगी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी या क्लोज़ होंगी एक-दूसरे के, ठीक है? तो अगर हमारे वोकैब्युलरी में 40 वर्ड्स हैं, तो दैट मीन्स वो 40 के 40 वर्ड्स के लिए, 40 के 40 टोकन्स के लिए हमारे पास एम्बेडिंग वेक्टर बनेगा। हर एम्बेडिंग वेक्टर के अंदर 32 वैल्यूज़ होंगी। डिटेल में समझने के लिए पुराना वाला वीडियो देखो, समझ आ जाएगा। एन हेड्स का मतलब है कितनी मल्टी हेड अटेंशन लेयर्स चाहिए, एन लेयर्स का मतलब है कितने ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक चाहिए। ये दोनों आपको इसलिए चाहिए क्योंकि हम जो अपना एलएलएम बना रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, वहाँ पर ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। लर्निंग रेट क्लियर है, जब भी आप कोई मॉडल यूज़ करते हो, ट्रेन करते हो तो लर्निंग रेट आप यूज़ करते हो। इपॉक 1500 मतलब 1500 टाइम मॉडल को ट्रेन करना है। एंड ये जो फंक्शन था गेट बैच फंक्शन, इस फंक्शन का इन क्रक्स क्या काम है? ये बैच डेटा जो होगा मॉडल के पास, एलएलएम के पास बैचेस में जाएगा एंड एक बैच के अंदर
16 एग्जाम्पल्स होंगे, यानी कि 16 सेंटेंसेस, 16 सीक्वेंसेस होंगे एंड हर सीक्वेंस की लेंथ होगी 6। वो क्यों? क्योंकि हमने ब्लॉक साइज 6 दिया हुआ है एंड ये हम जो डेटा देंगे मॉडल को बैच में, वो एक्स एंड वाई के पेयर में जाएगा। मतलब फॉर एवरी एक्स वैल्यू देयर विल बी वन वाई वैल्यू। क्योंकि ये वाई वैल्यू क्यों चाहिए हमें? क्योंकि फाइनली जब हम एलएलएम को ट्रेन करेंगे, हम ये देखेंगे ना कि एलएलएम कैसे परफॉर्म कर रहा है, जो वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो करेक्ट है कि नहीं है। तो उसकी जो आउटपुट होगी मॉडल की, वो जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की आउटपुट, उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना किसी आउटपुट के साथ। तो इसलिए हम हर इनपुट के लिए, हर इनपुट सीक्वेंस के लिए उसका आउटपुट सीक्वेंस भी साथ के साथ दे रहे हैं, ताकि ये वाले y की वैल्यू एंड जो मॉडल ने y वैल्यू प्रिडिक्ट करी, आउटपुट प्रिडिक्ट करी, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करा, हम देख सकें कि एक्चुअल y एंड प्रिडिक्टेड y कितना सिमिलर है। उसके बेसिस पे लॉस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो गाइज ये फंक्शन भी अभी मैंने मेन बताया है। डिटेल में वर्ड टू वर्ड, मतलब इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों लिखा है, सब कुछ लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से देख लो। यहाँ पे मैं सिर्फ इनक्रक्स बता रही हूँ कि बैच देना है, डेटा जो होगा मॉडल के पास बैच में जाएगा, इसलिए हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो टाइनी जीपीटी फंक्शन, ये हमने क्लास बनाई है, ये हमारा एलएलएम है जो हमने स्क्रैच से बनाया है। तो ये सेम एलएलएम है जो लास्ट क्लास में यूज किया था। तो ये सारा का सारा कोड आप वहां से अंडरस्टैंड करो और फिर दोबारा आप यहाँ पर आ जाओ। तो ये देखो, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी, राइट। तो मॉडल वेरिएबल के अंदर मैंने टाइनी जीपीटी, जो कि मैंने एलएलएम बनाया है स्क्रैच से, वो हम ऐसे लिख रहे हैं। ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं क्योंकि मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडल को जब हम ट्रेन करते हैं तो क्या होता है, हर इपॉक के बाद हम वेट्स को अपडेट करते हैं ना, ताकि हमारा जो मॉडल का लॉस है वो धीरे धीरे कम होता रहे। तो वो काम करना है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेनिंग के टाइम पे बैचेस में डेटा जा रहा है, एक टाइम पे 16 बैच जाएंगे। ठीक है, फिर मॉडल ने प्रिडिक्शंस करी, फिर मॉडल ने बैकवर्ड पास के अंदर काम करा, वेट्स अपडेट हुए। आफ्टर एवरी 300 इपॉक्स हम जो है स्क्रीन पे लॉस को दिखा रहे हैं। फिर इतना काम है मॉडल को ट्रेनिंग का। अब मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन होने के बाद क्या होगा, हम मॉडल को टेस्ट करना चाहते हैं। हम कुछ इनपुट सीक्वेंस देंगे और हम देखेंगे कि मॉडल उसका नेक्स्ट वर्ड क्या जनरेट करता है। तो पिछली क्लास में ना हमने इस तरह से लिखा था वो काम। हमने उसको हेलो वर्ड दिया था एंड हमने मॉडल को बोला था कि नेक्स्ट 15 वर्ड्स जनरेट करके दो। आज हम इस वाले कोड को कमेंट करते हैं, क्योंकि हमने आज टोकनाइजर यूज किया है। तो ये वाला कोड ना थोड़ा सा जो इनपुट देंगे मॉडल को, ये थोड़ी सी चेंज होगी। तो पहले हम वो लिखते हैं, इसको भी कमेंट कर दो आप। ये जो 4 लाइंस है ना, इनको कमेंट कर दो। इसकी जगह पे अब हम 3-4 लाइन लिखेंगे पाइथन में। एक होगी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब हम मॉडल को क्या इनपुट सीक्वेंस दे रहे हैं एंड फिर हम जो मॉडल की आउटपुट है वो स्क्रीन पे देखना चाहते हैं कि मॉडल ने क्या वर्ड जनरेट करके दिया। देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखो मैंने पहले क्या किया, सेंटेंस पीस टोकनाइजर को इंपोर्ट करा। ऐसे आप उसको लोड करेंगे। हमने अपने मॉडल का नाम जो था वो लोड किया। रिमेंबर ये है ना, यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला टोकनाइजर डॉट मॉडल जो हमारे डेटा के ऊपर हमने ट्रेन किया है, उसको लोड करा। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या करा, हम उसको हेलो वर्ड दे रहे हैं। हम जो मॉडल को इनपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, सिर्फ हेलो दे रहे हैं। हेलो को सेंटेंस पीस टोकनाइजर इनकोड कर रहा है किसी नंबर में, क्योंकि मॉडल को वर्ड नहीं समझ आएगा, वो पहले इस वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर वो टेंसर बनेगा, क्योंकि एलएलएम इनपुट एक्सेप्ट करता है टेंसर के फॉर्म में। तो पहले हमने इनकोड किया, फिर उसको टेंसर में कन्वर्ट किया, तो कॉन्टेक्स्ट रेडी हो गया मॉडल को देने के लिए। फिर मॉडल ने अपना जनरेट फंक्शन यूज करके यहाँ पर एक पैरामीटर दिया हुआ है मैंने, मैक्स न्यू टोकन्स, मतलब कितने न्यू टोकन्स जनरेट करने हैं, न्यू वर्ड्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 20 न्यू वर्ड्स। हेलो इनपुट दूंगी मैं मॉडल को और मैं चाहती हूँ कि मॉडल उसके 20 नेक्स्ट वर्ड्स को जनरेट करके दे। उसके लिए मॉडल के पास ना एक जनरेट फंक्शन है, वो यूज कर रहा है। तो आप स्क्रॉल अप करो और देखो ये जनरेट फंक्शन है। ठीक है, ये जनरेट फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे टाइनी जीपीटी क्लास के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो एलएलएम हमने खुद से बनाया है। इस जनरेट फंक्शन को यूज करके उसने आउटपुट जनरेट करनी है। एंड गाइज अगेन, ये जनरेट फंक्शन मैंने डिटेल में उसका जितना भी कोड है समझाया हुआ है लास्ट क्लास में, वहां से आप देखोगे।
एंड फिर हम आउटपुट को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो देखो क्या लिखा है, sp.decode। अब पहले जब हमने मॉडल को इनपुट दी थी तब हम sp.encode यूज कर रहे थे, हेलो वर्ड हमने इंग्लिश में लिखा था एंड मॉडल को वो देने से पहले मॉडल के फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे थे। वो क्या हो गया कि इसको कोई नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब मॉडल ने उसके ऊपर आउटपुट निकाल ली, नेक्स्ट वर्ड जनरेट कर लिए, नेक्स्ट 20 वर्ड्स जनरेट कर लिए, तो हमें तो नंबर्स नहीं समझ आएंगे ना। मॉडल को नंबर समझ आते हैं बट हमें तो नॉर्मल इंग्लिश में चाहिए सारा सेंटेंस। तो हमने डिकोड मेथड यूज किया। डिकोड का क्या मतलब होता है, सेंटेंस पीस टोकनाइजर के अंदर ये जो डिकोड फंक्शन है ये क्या करता है कि जो नंबर्स हैं उनको दोबारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देगा। तो इसको सेव करके जब आप रन करोगे ना तो इसको कोड को हम दोबारा रन करते हैं। यहाँ देख लो, पहले तो ट्रेनिंग हो रही है। जब ट्रेनिंग हो गई ये देखो जनरेटेड, हेलो दिवाली ब्रिंग्स लाइट एंड, तो जितना हमने बोला था नेक्स्ट टोकन जनरेट करने को उसने उतना जनरेट करके हमें दे दिया आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आप एलएलएम स्क्रैच से बना सकते हो। एंड आज के वीडियो में हमने क्या किया, हमने जो लास्ट क्लास में एलएलएम बनाया था स्क्रैच से, जिसके अंदर हमने टोकनाइजर नहीं यूज़ किया था, पाइथन नॉर्मल यूज़ करी थी, हमने उस कोड में आज रिप्लेस किया एक्चुअल टोकनाइजर को, क्योंकि रियल एलएलएम्स के अंदर ये टोकनाइजर्स हम यूज़ करते हैं ये सारा काम करने के लिए। कौन सा काम करने के लिए, जो हमारा डेटा सेट होता है उनको पहले टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उनको एक यूनिक आईडीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो सारा काम आज हो रखा है। तो गाइज इसका लिंक, कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आपको आज का कोड तो अंडरस्टैंड होगा अगर आपने इसका पिछला वाला लेक्चर समझा हुआ है। तो आई रिकमेंड कि आप पहले वो लेक्चर समझो, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने कोडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। जो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ी हैं मैंने वो नहीं समझाई। ठीक है, तो आप पहले पिछला लेक्चर देखो फिर आज का लेक्चर देखना। एंड गाइस जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बिकॉज तभी मोटिवेशन आती है काम करने की जब आपको दिखता है कि आपके वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।